खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सामोला चौक पर गौ अवशेष मिलने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने रोका रास्ता। बार बार ऐसी घटनाएं सामने आने से बढ़ा आक्रोश। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हुई आरंभ। प्रमुख दलों ने वार्डों में शुरू किया सर्वे और राय शुमारी। अपनागर शालीमार के 4 फ्लैटों में हुई चोरी, स्थानीय निवासियों में बना आक्रोश और पुलिस ने शुरू की जांच। और पारिवारिक विवाद और लाखों की जमीन से उपजे तनाव के चलते विवाहिता ने लगाई फांसी। जनता कॉलोनी की निवासी थी मृतका। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर शहर के अरावली थाना क्षेत्र में सामोला चौराहे के पास गौवंश के अवशेष मिलने के बाद गुरुवार को हिंदूवादी संगठनों ने रास्ता रोक दिया। ऐसे में चारों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों की समझाइश की। उधर मौके पर मौजूद बजरंग दल के कुलदीप कुमार सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में गौवंश के अवशेष मिलने की यह 5वीं घटना है। उन्होंने कहा कि हर बार मामले में लीपापोती कर दी जाती है और यह कहकर मामला टाल दिया जाता है कि अवशेष श्वान खींचकर लाए होंगे। उधर पुलिस का कहना है कि मौके से गौवंश के अवशेष मिले हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। वहीं करीब 1 घंटे तक चले घटनाक्रम के दौरान चौराहे पर तनाव की स्थिति बनी रही। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद जाम खोल दिया गया और यातायात सामान्य करवाया गया। ये हमको अभी सामोला इटाराना अपनी है ना फैक्ट्री, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली थी कि गाय का सिर और पैर मिले हैं, तो इसको लेके धरना प्रदर्शन हो रहा है सामोला चौक पे। मतलब बताया जा रहा है हर 3-4 महीने में यही घटना हो रही है। हर महीने की घटना है, हर महीने की घटना। ये 5वीं घटना हुई पड़ी है। मतलब हिंदू आस्था पर ये पूरी तरीके से प्रहार हुआ पड़ा है। कल रात की ये मतलब कटा हुआ है गोवंश, साफ दिख रहा है इसमें। और हर बार जब मेडिकल के लिए जाता है गोवंश, उसमें यही बताया जाता है कि भाई कुत्तों के द्वारा खींचा गया है, जबकि कुत्तों के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं है। कुत्ते सिर्फ बीच बीच का हिस्सा ही गायब करेंगे क्या, या फिर 2 पैर गायब करेंगे? इसमें हर बार हमको 2 पैर और सिर मिलता है बस। पहले भी यहाँ पे कोई घटना हुई? नहीं, इस जगह पर पहले कोई घटना नहीं हुई। इससे पहले जेल के चौराहे पर मिला था, उससे पहले अग्रसेन पर मिला था, गोपाल टाकीज मिला था। मतलब 4थी-5वीं घटना है ये। वहीं CO सिटी राजेश ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उधर से हिंदूवादी संगठन के नेता कमलकांत शास्त्री ने बताया कि पहले भी 5 घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं सामोला चौक की इस घटना में एक आरोपी को पकड़ने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी अपील की कि गायों को खुले में नहीं छोड़ें, आवश्यकता पड़ने पर गायों को गौशाला में ही छोड़ना चाहिए। मिला है हमारे को, तो अभी उसको हॉस्पिटल भेजा है। कैमरे वगैरह चेक करा रहे, जैसी भी सत्यता होगी उस हिसाब से। तो आप अभी हाल ही आए हैं, लेकिन लगातार घटना पुनरावृत्ति होती जा रही है, उसको लेकर के पुलिस के आगे कोई कदम देखते हैं। अभी जो भी चीज़ें हैं कैमरे वगैरह चेक करवाते हो, जो भी हमारे घटना यह है कि वहाँ बछड़ी के पैर वैर मिले हुए हैं, जो कि अलवर में निरंतर घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको पता है इस चीज़ का, आप भी मीडिया वाले जानते ही हो कि 5वीं घटना है अलवर के अंदर। कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, न कोई और कुछ कर रहा है। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा। उस जगह उस गाय के उसको अभी लेके और हिंदू संगठन के कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। हम भी उधर से आ रहा था, तो मैं भी अभी वहीं रुका। उसके बाद डिप्टी साहब वहाँ आए और पुलिस के काफ़ी आला अधिकारी आए। इसमें कुछ लोग तो वहीं के ही जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, इसको उठा लो, कटती रहेगी गाय, ऐसा होता रहेगा। कुछ लोग धार्मिक उन्माद करते हैं। अभी मैं वहीं से आया हूँ। निरंतर गायों की गौकसी डेली बढ़ती जा रही है, कोई प्रशासन के कान पर जू नहीं रह रही है। ये कहाँ की घटना है कि गौ के जो पैर मिले हैं, और ये कब हुई, क्या जानकारी? ये सामोला चौक की घटना है और सामोला चौक के साइड में ये मिला हुआ है। उसके बाद क्या है, उसको लेके सामोला चौक पे बैठे हुए थे हम सभी, अभी 1 घंटे तक वहीं बैठे हुए थे। उसके बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। मौके पे जो मिला था वो कुछ ऐसी बातें कर रहा था
यहाँ से उठो, यहाँ क्या है, कुछ नहीं होने वाला, हमारा ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे गाय कटती रहेंगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने और आचार संहिता लगने के साथ ही अब प्रत्याशियों का चयन जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस ने जेन जी के इस युग में आधुनिक तरीका अपनाते हुए क्यूआर कोड स्कैन कर बायोडाटा में सूचनाएं मांगी है। दावेदारों की इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलोअर संख्या की भी जानकारी मांगी जा रही है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अलावा राजस्थान प्रभारी ने क्यूआर कोड और अन्य प्रोफार्मा जारी किया था। उधर नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस कमेटी ने वार्डों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने बताया कि पर्यवेक्षक वार्डों में जाकर प्रत्याशी चयन के लिए वार्ड के प्रमुख कांग्रेस जनों सहित दावेदारों से चर्चा करेंगे। वे अपनी रिपोर्ट 24 अगस्त तक जिला कांग्रेस कमेटी को प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा समीक्षा कर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। इसमें वार्ड संख्या 1, 2, 62, 63 और 65 में पवन सैनी, प्रीतम मेहंदीरत्ता, मोहम्मद शाहून एवं छंगामल लखेरा सहित वार्ड संख्या 3, 4, 5 और 60 में सतीश भाटिया, राकेश बैरवा एवं ओम प्रकाश सैनी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी तरह वार्ड संख्या 7 से 11 में श्वेता सैनी, कमल सेन और केसी मीणा, वार्ड संख्या 6, 51, 52, 58 और 59 में नरेंद्र शर्मा, रुद्र किशोर सैनी, देवेंद्र शर्मा एवं धर्मेंद्र शर्मा को जिम्मा दिया गया है। साथ ही वार्ड संख्या 41 से 45 में गोपाल दास खटीक, जल्ला राम जाटव, डॉक्टर गौरव यादव और मानवेंद्र सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वार्ड संख्या 47, 48, 53, 54 और 55 में नरेंद्र मीणा, सत्यनारायण शर्मा और चतुर्भुज यदुवंशी, वार्ड संख्या 56, 57, 61 एवं 64 में दीनबंधु शर्मा, इम्तियाज हुसैन और कृष्ण कुमार खंडेलवाल पर्यवेक्षक हैं। इसी तरह वार्ड संख्या 12 से 16 में अनिल जैन, हीरेंद्र शर्मा और राजीव शर्मा, वार्ड संख्या 18 से 22 में राजकृष्ण सिद्ध, प्रदीप सिंह और रिपु दमन गुप्ता लगाए गए हैं। वार्ड संख्या 17, 49 और 50 में पंकज शर्मा एवं एसआर यादव, वार्ड संख्या 23 से 27 में पुष्पेंद्र सिंह यादव, राम बहादुर सिंह तंवर और संजय शुक्ला, वार्ड संख्या 28, 29, 30, 31 एवं 36 में प्रदीप आर्य, नरेश कुमार सैनी एवं प्रमेंद्र शर्मा पर्यवेक्षक होंगे। इसी तरह वार्ड संख्या 32, 33, 34, 35 और 37 में जोगिंदर सिंह कोचर, दशरथ सिंह शेखावत एवं गौरी शंकर विजय सहित वार्ड संख्या 38, 39, 40 और 46 में जगदीश अवस्थी, हुक्माराम सैनी एवं डॉक्टर हुकम सिंह निर्भय को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। एटीएल से बातचीत में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गंगावत ने बताया कि पहले पर्यवेक्षक रिपोर्ट देंगे और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशन के बाद ही लिस्ट फाइनल की जाएगी। निकाय चुनाव की घोषणा होते हुए और जिस तरह लगातार भाजपा और कांग्रेस अपने अपने प्रतिद्वंदियों को खड़ा करने के लिए टिकट का वितरण करेगी, पूरे अलवर शहर में पर्यवेक्षक लगाए हुए हैं, पूरे 65 वार्डों में पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत हमारे साथ मौजूद हैं। पूछना चाहेंगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी और किस तरह चुनाव जीतने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और क्या तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। जैसी चुनाव की घोषणा हुई, हमने कल सभी 65 वार्डों के अंदर हमने हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको पर्यवेक्षक हमने बना दिया। सब वो वहाँ जाएंगे, वार्डों में जाएंगे और वार्डों में जाके वहाँ की परिस्थिति देखेंगे, वहाँ क्या आंकड़े हैं, वहाँ जो चुनाव जीत सकता है, जो हमारे कार्यकर्ता, जो वहाँ का जो लोकल निवासी जो चुनाव जीत सकता है उस पर वो फोकस करेंगे। और ये जो पर्यवेक्षक हैं ये लास्ट तक टिकट वितरण तक और जब तक चुनाव नहीं हो जाए जब तक वो लोग वहाँ पे काम करेंगे। ज्यादातर देखा गया है कि कांग्रेस में जब कभी हार का सामना करना पड़ता है तो ये कहा जाता है कि हम मंथन करेंगे। उस मंथन का क्या परिणाम सामने आएगा कि अब की बार क्या चेंजिंग कर रहे हैं आप, नवाचार क्या कर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से, और जो हमारे जो कमेटी जो गई है वो 3 नाम जो हमको भेज रही है, हम उनसे मांग रहे हैं कि भाई प्रायोरिटी में आप भेजिए, 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम। पहला नाम अगर प्रायोरिटी में है तो किस आधार पे है, वहाँ की क्या परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर ही हम उसमें टिकट का वितरण हम बहुत ही समझदारी से और एक तरीके से उनके आधार पर उनकी जो वो जो कहेंगे उसके अनुसार ही अपन काम करेंगे। अभी जो लॉटरी निकली है इसमें जिस तरह से SC वार्ड आए हैं, अनारक्षित वार्ड आए हैं, जनरल वार्ड भी सब ज्यादा है, कहाँ चुनौती देखते हैं आप?
नहीं, चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो पिछले दिनों से इन्होंने जो काम कर रहे हैं, शहर की जो स्थिति है, वो चाहे एससी वार्ड हो, चाहे वो जनरल वार्ड हो, चाहे ओबीसी हो, कहीं पे भी पूरे शहर की स्थिति इतनी खराब है कि जो कभी पार्क का शहर हुआ करता था, आज वो खड्डों का शहर है। पानी की समस्या है, चारों तरफ समस्या है कि आम जनता इस बार इस बीजेपी सरकार को मजा चखा के रहेगी कि हाँ, कि इन्होंने जो काम किया है इसका रिजल्ट ये है। जैन जी को प्राथमिकता दी जा रही है? नहीं, जैन जी को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे पर्यवेक्षक अगर वहां से नाम आता है, यूथ का नाम आता है, तो हम उन पर जरूर विचार करेंगे। किस तरह हमने प्रक्रिया अपनाई है, क्यूआर कोड का सिस्टम भी लागू किया है, क्या कारण है, हम इस तरह क्यों कर रहे हैं? नहीं भाई, जो प्रत्याशी है, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो आवेदन तो करेंगे ना जी भाई, आवेदन कहीं तो करेंगे। तो पीसीसी ने भी इस बार डायरेक्ट किया कि भाई आवेदन हमको भी भिजवाओ, वहां से भी लिस्ट आ जाएगी। हमने यहाँ पे स्वरूप विलास के अंदर भी हमने 3 दिन के लिए हमने हमारे लोग बैठाए हैं, दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी है कि वो वहाँ पे हमारे शहर के 65 वार्डों के सभी जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सब यहाँ पे बायोडाटा दे सकते हैं, फॉर्म भरें और यहाँ पे आके चर्चा करें। कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? कब तक हम 24 तारीख तक तो हमने हमारे जो पर्यवेक्षक गए उनसे रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी जिले की जो होगी, उसके साथ बैठ के हम चर्चा करेंगे सब लोग। किस तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं वार्डों के अंदर? जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बात बीजेपी कर रही है, उनका किस तरह से आप बताएंगे लोगों को? नहीं, हम तो जाके बताएंगे ना स्थिति क्या है वहाँ पे। अभी अमित शाह जी आए, क्या करके गए? लग रहा है कि शहर में कुछ करके गए हैं। शहर की वो स्थिति है, बताओ। एक कुछ नया करके गए हो, कुछ नई चीज करके गए हो। और शहर के खड्डों के लिए, रोड के लिए पैसा दे देते, खड्डों को भर देते, पानी के लिए पैसा दे के जाते। करके क्या गए? लोन पे डेयरी के 200 करोड़ रुपए दे के गए, वो भी लोन पे दे के गए। सरकार ने क्या दिया है? एक महत्वपूर्ण मुद्दा, उस दिन नगर निगम में आप लोग भी पहुंचे थे जब संजय शर्मा जी धरना देने पहुंचे, लेकिन उसके बाद अब नगर निगम के जो भी सफाई कर्मचारी जो नियुक्ति दिए थे उनको भी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। उसके बाद कल ताला बंद कर दिया गया और अब आचार संहिता। नहीं, हम तो इसी उसमें रहे कि जो एक आश्वासन था भाई 5 को उन्होंने दिया उस दिन नियुक्ति पत्र, उसके बाद ये लगा कि सब लोगों ने दबाव दिया। उसमें हम तो संजय शर्मा को भी कहते हैं भाई उसने भी दबाव दिया, कांग्रेस के लोग भी वहां गए, सबने दबाव दिया और उन्होंने उस प्रक्रिया को चालू करी। लेकिन अब क्या कारण रहा? उस दिन इन्होंने कहा कि अमित शाह जी आएंगे, उस दिन सबको नियुक्ति पत्र देंगे। ऐसा क्या कारण रहा कि उस नियुक्ति पत्र को इन्होंने रोक दिया? कहीं ना कहीं ये मंत्री जी और प्रशासन की आपस की कोई लड़ाई का वो तो नहीं है, या बड़े मंत्री जी और जो छोटे मंत्री जी उनके कोई आपस की कोई मतभेद तो नहीं है। कुछ न कुछ कारण तो है कि जिनकी वजह से इनको रोका गया है। टिकट वितरण में क्या पर्यवेक्षकों की राय ली जाएगी या वरिष्ठ जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, पूर्व केंद्रीय मंत्री या टीकाराम जूली जी, उनकी भी राय के साथ किया जाए? नहीं, वो स्क्रीनिंग कमेटी जो हमारी मेन जो होगी उसके अंदर वो बैठेंगे, जहां वो नाम आएंगे उन पे वो चर्चा करेंगे और उस चर्चा के अंदर जो निकल के आएगा नाम, उसको हम आगे टिकट वितरण में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत। इनका कहना है कि हमने प्रत्येक वार्ड में पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। पर्यवेक्षकों के चयन के बाद जो हाई कमेटी है वो उनका चयन करेगी, उसके बाद टिकट वितरण किया जाएगा और जल्द ही पूरी पारदर्शिता के साथ टिकट वितरण का कार्य शुरू हो चुका है। लोग आने लग गए हैं, जो प्रत्याशी हैं वार्डों के, वह भी स्वरूप विलास होटल में आकर यहाँ अपनी बायोडाटा सौंप रहे हैं। भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर। उधर भाजपा में भी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जारी है, साथ ही अंदरूनी सर्वे की गतिविधियां चल रही हैं। सत्तारूढ़ दल के नाते भाजपा में टिकट की मारामारी अधिक है। पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार इस चुनाव में डबल इंजन की सरकार का लाभ भाजपा को मिलेगा, साथ ही पार्टी का संगठन खासा मजबूत है। इसके अलावा अलवर शहर में विधायक और मंत्री संजय शर्मा ने उल्लेखनीय विकास कार्य किए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव चल रहे हैं। प्रशासन तैयारी कर रहा है, राज्य सरकार, लेकिन नगर निगम के जो चुनाव हैं, जो नगरीय विकास के चुनाव हैं, उसकी आचार संहिता लगने की तैयारी है। और किस तरह के रणनीति भाजपा की है, हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा से बात करेंगे। सर बताइए कि चुनाव की तैयारी है, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकार महोदय, बोर्ड हमारा था और डबल इंजन की सरकार हमारी है। हम जाएंगे विकास कार्यों को लेकर और हमारा सांसद और हमारा विधायक अपने विकास कार्यों से संतुष्ट हैं, हम भी संतुष्ट हैं कार्यकर्ता होने के नाते। हमारे पार्षदों ने जो विकास काम किया है, गली से लेके मोहल्ले, नाली और सब लोगों की बातों को ध्यान में रखकर जो विकास का काम किया, उसको लेकर हम मोहल्ले में जा रहे हैं। और ये तय है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। पहले भी बोर्ड था और अलवर में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है।
क्यों? कि जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है रोजगार, जनता चाहती है आने वाले समय भारत का और अग्रिम पंक्तियों में नाम हो, तो जनता हमारे साथ है। तो जिस तरह से जो चुनाव हुए थे पिछली बार नगर निगम के पंचायत के, तो आपका जिला प्रमुख कांग्रेस का था, बलवीर सिंह सिडर जीते थे, और सभापति भी बीना गुप्ता थी, वो भी कांग्रेस की थी। बाद में नगर निगम बना तो उप सभापति घनश्याम गुर्जर को सभापति फिर महापौर बनाया, ये स्थिति थी। तो पिछली बार आप दोनों चुनाव हारे, क्या इस बार सरकार का फायदा मिलेगा? क्या इस बार दोनों बोर्ड बना पाएंगे, नगर निगम का, जिला परिषद का? क्या देखिए सर पत्रकार महोदय, ये आपने सही कहा कि पिछली बार कांग्रेस का शासन था और बोर्ड कांग्रेस बना गई थी, लेकिन आपने देखा कुछ महीनों बाद ही कांग्रेस की पोल खुली और भ्रष्टाचार की अग्रिम पंक्ति में, मैं किसी बहन जी का नाम नहीं लूंगा, और उस भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त होकर पकड़ी गई और उन्होंने देखा और लिप्त होने के बाद उसको हटाया गया और भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष था उसको चार्ज दिया गया और विकास की कड़ी में अलवर का अग्रिम पंक्ति में लाने में जो हमारे महापौर ने और हमारे पार्षदों ने काम किया, हम चुनाव उसी आधार पर लड़ेंगे। और रही कांग्रेस के जिला प्रमुख की, जिला प्रमुख भी देख लिया कि कांग्रेस में जब भ्रष्टाचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अच्छी छवि है, अच्छी सरकार बन रही है, तो हमारे साथ आगे। हम तो ये चाहते हैं कि विकास की गति में जो सबसे आगे आएगा और हमारे साथ रहेगा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो हमारे साथ करेगा वो हमारे साथ रहेगा और सरकार हमारी बनेगी। सर, आप सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, लोग वाल्मीकि समाज है जी, भर्ती के लिए आंदोलन कर रहा है। सफाई कर्मी की भर्ती के बाद 5 लोगों को दबाव में नियुक्ति पत्र दिए गए तो उनको ज्वाइन नहीं करा रहे, बाकी 324 कर्मचारी हैं जो सफाई के नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं। तो अब वाल्मीकि समाज को ही जो सफाई का प्रमुख स्रोत है, जो सफाई करता है, वही संतुष्ट नहीं है, तो किस तरह से सबका विकास होगा और किस तरह सबका साथ मिलेगा चुनाव में? देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय विधायक और मंत्री संजय शर्मा जी ने जब देखा होगा कि जब जनता की आवाज और जनता जब कष्ट में आती है तो हमारा विधायक मंत्री उनके साथ खड़ा हो जाता। और ये आपने प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, आज से 7 दिन पहले देखा, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के और नगर परिषद में बैठा और उनकी लड़ाई लड़ने की तत्परता जो कि सरकार हमारी थी। लोग आलोचना की लेकिन वो कई लोगों ने बहुत तारीफ की, आपके अखबार वालों ने तारीफ की कि यार ऐसा विधायक होना चाहिए जो जनता की आवाज सबके साथ उठाए और धरने पर बैठे। और उसके तहत उसको 5 व्यक्तियों को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैंने कल बात हुई थी, मैंने जानकारी करी कि कुछ कमियां रह गई हैं जांच में, जांच हो रही है, उनको सबको नियुक्ति दी जाएगी और ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में सब कर्मचारी बनेंगे और सबको नियुक्ति दी जाएगी, तय है। तो जिस तरह से मंत्री है संजय शर्मा, शहर विधायक है, उनको धरने पर बैठना पड़ा और कलेक्टर बार बार उसको टाल रही थी, नियुक्ति पत्र नहीं दे रही थी, तो प्रेशर में जाके, दबाव में जाके प्रशासन ने, सरकार ने 5 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। आपको लगता है कि मंत्री को धरने पर बैठना पड़ रहा है तो स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है? नहीं देखो, ये इसको आप अदरवाइज मत लीजिए, मंत्री सबका है, आज की तारीख में कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी, जनता दल का भी, उसके मन में भावनाएं गलत नहीं थी। एक दिन एक पत्रकार ने मुझे और पूछा था, मैं फिर कहना चाहता हूं आपके, संजय शर्मा की भावना गलत नहीं थी, वो सबका साथ और सबकी भावनाओं की कदर करता है। और हमारे माननीय कलेक्टर साहब के लिए भी उन्होंने कोई गलत नहीं बोला था, उन्होंने भी कहा कि कलेक्टर साहब थोड़ा सा सहयोग करते तो इनको बहुत पहले नियुक्ति मिल जाती। जब नियुक्तियों का अड़चन आई उस समय उनके साथ बैठना एक विधायक का दायित्व है। विधायक चाहता है कि आम जनता की आवाज के साथ खड़ा रहे। ये पहला विधायक है पूरे राजस्थान का, संजय शर्मा, कि जब जनता पर समस्या होती खड़ा रहता है। तो नगर निगम के आयुक्त सोहन सिंह नरूकर, कलेक्टर ने 6 महीने से गुमराह कर रहे मंत्री को और उनको नहीं दे रहे नियुक्ति पत्र। आपको लग रहा है कि कहीं कहीं संजय शर्मा की आग्रह पे, निवेदन पे प्रशासन काम नहीं करा, लास्ट में धरने पर बैठा, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई और अब भी कार्रवाई पूरी नहीं हुई? नहीं देखो, नगर निगम है, आयुक्त साहब ने भी काम कर रहे हैं, हमारी कलेक्टर भी काम कर रही है। कई बार क्या होता है कि प्रशासन ये देखता है कि यार अच्छा काम कैसे हो, इनकी जांच की गई थी सबकी, कईयों की उम्र का फर्क था, कईयों के डॉक्यूमेंट्स के फर्क थे, तो उन डॉक्यूमेंट्स और सबको जांच करने के बाद यह तय हुआ कि भाई इसको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, राष्ट्रीय हमारे भारत के गृह मंत्री आ रहे हैं। लेकिन फिर कागजों की कोई कमापूर्ति कारण रह गया, लेकिन ये तय है कि जब संजय शर्मा कोई बात उठाता है ना और सबके साथ की बात करता है, वो उस बात को पूरा करता है और अलवर के विकास में अग्रिम पंक्ति में रहना चाहता है, ऐसा हमारा माननीय विधायक। और इनकी जब बात कर रहे हो उनके नियुक्ति पत्र की, मुझे लग रहा है कि जल्दी इनको नियुक्ति पत्र देकर इनकी नौकरी दी जाए। ये थे देशराज वर्मा, इनका कहना है कि जल्दी नियुक्ति पत्र दी जाएगी, लेकिन आचार संहिता सिर पर है, कभी भी लग सकती है और नियुक्ति पत्र नहीं दिए, ज्वाइनिंग नहीं हुई तो कहीं न कहीं इसका नुकसान आगामी नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। इसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ेगा। अब देखना यह है कि इसका कितना असर पड़ता है। मैं पुष्पेंद्र कुमार, ATL न्यूज अलवर।
गौरतलब है कि अलवर में वार्ड पार्षद के लिए 2 चरणों में 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 14 सितंबर को मतगणना करवाई जाएगी। वहीं नगर निगम के मेयर का चुनाव 21 सितंबर को होगा। इसके अगले दिन 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पद के चुनाव होंगे। वहीं चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर को किया जाएगा। इससे पहले प्रमुख दलों को प्रत्याशी फाइनल करने हैं, जिससे सिंबल दिए जा सके। अलवर शहर की अपना घर आवासीय सोसाइटी के टावर नंबर 5 में बुधवार को दिन दहाड़े 4 फ्लैटों में चोरी की वारदातें सामने आई। इनमें एक फ्लैट सरकारी शिक्षिका सोनिया जैन का है, जबकि 3 फ्लैट निजी कर्मचारियों के बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर गुरुवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और चारों फ्लैटों का मौका मुआयना किया। पुलिस सोसाइटी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही लोगों से पूछताछ कर रही है। सरकारी शिक्षिका सोनिया जैन ने बताया कि बुधवार को वह रायबका स्थित सरकारी स्कूल में ड्यूटी पर गई थी। शाम को लौटने पर फ्लैट का ताला टूटा मिला। बदमाशों के अंदर होने की आशंका के चलते उन्होंने पहले पड़ोसियों को बुलाया। इसके बाद अंदर जाकर देखा तो अलमारियों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी से चांदी के सामान, पायजेब, कुछ सोने के जेवर और नकदी चोरी हुए हैं। चोरी हुए सामान की कीमत का भी आकलन नहीं हो पाया है। उधर सोसाइटी अध्यक्ष हरीश मुखीजा ने बताया कि टावर में फ्लैट नंबर 50, 57, 60 और 113 में चोरी हुई है। 2 फ्लैट मालिक अभी बाहर हैं और उनके लौटने के बाद चोरी गए सामान का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में दिन दहाड़े लगातार चोरी की घटनाएं चिंता का विषय है और पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की गई है। वहीं 2 दिन पहले शालीमार निवासी सेवानिवृत्त एएससी महादेव प्रसाद गुप्ता के घर भी चोरी हुई थी। उनके घर से करीब 4 लाख रुपए कीमत के चांदी के बर्तन और करीब 60,000 रुपए कीमत की महंगी घड़ी सहित लाखों रुपए का सामान चोरी हुआ था। इस मामले में उन्होंने बुधवार को सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उधर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। मामला ये है सर, शालीमार टावर नंबर 5 में 4 फ्लैटों में 50 नंबर, 57 नंबर, 60 नंबर और 113 नंबर दिन दहाड़े चोरों ने चोरी का अंजाम दिया है। दिन दहाड़े चोरी हुई है। इसमें पुलिस प्रशासन को हम कई बार अवगत करा चुके हैं कि गश्त लगाया करे, गश्त नहीं लगती है और इन चोरों को पकड़ा जाए। ऐसे दिन दहाड़े अगर ये काम हो रहा है तो रात में तो फिर क्या होगा। इनका सामान भी चोरी करके इनका सामान चोरी गया है। 50 में से कुछ नहीं गया, 57 में से कुछ सामान गया है। कुछ चांदी के जेवरात है और कुछ कैश है। अरावली विहार थाना क्षेत्र की जनता कॉलोनी में विवाहिता सुनीता मीणा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम गुरुवार सुबह कराया जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि महिला अपने बेटे से जुड़े पारिवारिक विवाद और 23 लाख रुपए के जमीन संबंधी मामले को लेकर खासे तनाव और डिप्रेशन में थी। जानकारी के अनुसार महिला का पीहर खेड़ली थाना क्षेत्र के सालवाड़ी में है, जबकि उसका ससुराल कठूमर तहसील के सेडू का नंगला में है। महिला के पति तुलसीराम किसान थे, जिनका पूर्व में निधन हो चुका है। वर्तमान में महिला जनता कॉलोनी में रह रही थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। महिला के पुत्र रामगोपाल की शादी गढ़बंजारी में हुई थी। शादी के बाद रामगोपाल कथित तौर पर एक अन्य महिला को लेकर चला गया, जिसके बाद परिवार और समाज में विवाद बढ़ गया। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर समाज के पंच पटेलों की बैठक हुई थी। बैठक में 2 बीघा जमीन को लेकर फैसला हुआ और पुत्र वधू के पीहर पक्ष को 23 लाख रुपए चुकाने की बात सामने आई। रकम नहीं चुकाने की स्थिति में जमीन का बेचान किए जाने की बात कही गई थी। एक तरफ जमीन के बिकने का दबाव और दूसरी तरफ बेटे के विवाद के चलते महिला मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। परिजनों के अनुसार इसी तनाव के बीच महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सर किसी लेडीज ने सुसाइड किया है, मतलब यहाँ फांसी का फंदा लगा के अपने टाइगर कॉलोनी मोदपुर हाउस के पास सूचना पर वहाँ पहुंचे और अभी बॉडी को यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया जा रहा है। आगे क्या नाम है इनका? नाम है सर सुनीता मीणा, वाइफ ऑफ तुलसीराम मीणा है और एज करीब 45 साल है। गांव सेडू नोड़ा, तहसील कठूमर, जिला अलवर है और अभी प्रेजेंट टाइम है टाइगर कॉलोनी मोदपुर हाउस के पास है। क्या कारण है? कारण सर आगे जांच होने के बाद खुलासा हो पाएगा। लगभग अभी परिजन बता रहे हैं, बाकी जांच के बाद स्पष्ट हो पाएंगे। अलवर के खास मोहल्ले में एक
मकान के अंदर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग के दौरान गाड़ी में धमाके होने से आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। वहीं जिला नर्सिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने बताया कि स्कॉर्पियो करीब 10 दिन से घर में ही खड़ी थी। आग किस कारण से लगी इसका अभी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दमकल की गाड़ी सूचना देने के करीब 45 से 50 मिनट बाद मौके पर पहुंची। उनका कहना है कि यदि दमकल समय पर पहुंच जाती तो शायद गाड़ी को बचाया जा सकता था। गनीमत रही कि आग की चपेट में आसपास के मकान नहीं आए। पुलिस और संबंधित विभाग घटना की जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन मैं तो अपने हॉस्पिटल ड्यूटी पर ही था, तो मिसेज का फोन आया कि गाड़ी में खड़ी गाड़ी में आग लग गई है, तुरंत आप घर पर आओ। तो मैं तुरंत घर पर पहुंचा। जब तक आधी गाड़ी लगभग जल चुकी थी, फायर ब्रिगेड को फोन किया, जो कि फोन करने के करीब 45 मिनट बाद यहाँ पे पहुंची है। जब तक आधी से ज्यादा गाड़ी जल चुकी थी और डीजल बह करके बाहर आने लगा तो बाहर तक पूरे में आग फैल चुकी थी सारी की सारी। ये लापरवाही है दमकल की 100% लापरवाही, इसमें कोई शक नहीं है। 45 मिनट बाद में गाड़ी यहाँ पहुंचे, फोन करने के बाद में बहुत बड़ी लापरवाही है। तो पूरी गाड़ी जल गई, बिल्कुल 100% पूरी गाड़ी जल चुकी है। आपको कुछ नहीं बचा। कितने दिन पहले खड़ी करी थी आपने? करीब 10 दिन हो गए गाड़ी खड़ी करी हुई। 10 दिन से गाड़ी यहीं खड़ी हुई थी। अचानक ही लगी है। अचानक खड़ी गाड़ी, किसी को कुछ नहीं पता लगी कैसे है। अब धुआं निकलते देखे तब बाहर आकर देखा तो उसमें आग लग रही है। कंपनी की लापरवाही, गाड़ी की लापरवाही, बाइक फायर ब्रिगेड की लापरवाही है, ये तो तय है। अलवर नगर निगम में 329 सफाई कर्मियों की भर्ती का मामला एक बार फिर अटक गया है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के बावजूद अब तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। गुरुवार को भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नगर निगम पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर नए निगम आयुक्त लक्ष्मीकांत कटारा से मुलाकात की। अभ्यर्थियों का कहना है कि 12 अगस्त को नियुक्ति दे दी गई थी, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। इसके बाद से वे रोजाना निगम पहुंचकर ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि उनके सभी दस्तावेज पूरे हैं और इसके बावजूद उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। उधर अभ्यर्थी संजय कुमार ने बताया कि नियुक्ति मिलने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं होने से वे असमंजस। उनका कहना है कि सफाई कर्मियों की मांग को लेकर पहले भी आंदोलन हो चुके हैं और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी धरने पर बैठे थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक 329 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ नहीं हुआ है। वहीं अभ्यर्थी नरेश लोहरा ने आरोप लगाया कि नियमों के नाम पर नियुक्ति प्रक्रिया को उलझा कर रखा गया है। वहीं गुरुवार को अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने निगम के नए आयुक्त लक्ष्मीकांत कटारा से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया। उधर आयुक्त ने कहा कि पूरे प्रकरण का परीक्षण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो भी निर्देश मिलेंगे उनकी पालना की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल को मैंने बता दिया है कि जिस तरह के जो पूर्व आदेश है उसी के तहत हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे और आप संबंधित जो कार्रवाई करते जाओगे उसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की। क्योंकि नियुक्ति पत्र का जो मैटर है वो पुराना है, उसमें मैं परीक्षण कर रहा हूँ और उसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई समय समय पर कर दी है। हम 5 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ड्यूटी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। आपके द्वारा अभी भी संघर्ष किया जा रहा है, आप लोग निगम में बैठे हैं क्या? अभी तक हम निगम में बैठे हैं। कल आयुक्त महोदय की वेट कर रहे हैं। 3 दिन में आज आयुक्त महोदय आए हैं, लेकिन अभी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। आज मीटिंग भी हुई है, प्रतिनिधि मंडल आपका भी मिला है? मिला है, लेकिन अभी उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। जवाब रहा क्या है उनका? जवाब मेरे अंदाज में तो अभी वो ना है। जब तक हम ड्यूटी नहीं छड़ेंगे तब तक तो ना ही है। अच्छा। हाँ। पहले आपको 5 को मिल गए? पहले 5 को मिल गए और 12 तारीख को। और कल 28 लोगों को मिले हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 के सभी अभ्यर्थियां मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग जो आचार संहिता के कारण हमने नहीं बुलाए। 2012 की भर्ती को लेकर के जो लंबे समय से अटकी भर्ती थी उसके विषय में माननीय मंत्री संजय शर्मा ने यहाँ धरना दिया था। धरना देने के 5 घंटे में 5 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए। उसके बाद कल 28 लोगों को नियुक्ति पत्र और दिए हैं। अब उनकी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर के हमारा वाल्मीकि समाज का शिष्टमंडल यूनियन के साथ मिलकर के हम नए जो कमिश्नर साहब आए हैं उनसे मिलने गए थे। बहुत शालीनता से, बहुत गरिमापूर्ण तरीके से और बहुत ही अच्छे वातावरण में, हमारी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। और बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जल्दी ही इनको नियुक्ति दे देंगे हम और ज्वाइनिंग दे देंगे। 5 लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे, उसके बाद 33 को दे देंगे। और जो 329 लोग हैं उनको भी हम जल्दी ही उनका नियुक्ति पत्र जारी करने वाले हैं। काम चल रहा है। और इसके अलावा वाल्मीकि समाज को
कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। हम सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, ये हमें आश्वस्त किया है कमिश्नर साहब ने। आपका संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक 329 लोगों को ज्वाइनिंग न करवा दें। हमारा 14 साल से 12 साल से संघर्ष चल रहा था और वाल्मीकि समाज के गरीब तबके के लोग हैं, सुबह सुबह उठ करके सफाई करते हैं और ये इनके लिए कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सरकार ने नियम में उलझा दी भर्ती को। अनुभव सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, चरित्र प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ये लोग तो शुरू से काम करते हैं, महिला ढोने की प्रथा में थे, व्रत प्रथा में थे। ये लोग तो ऐतिहासिक रूप से वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी है, तो इनके लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं थी। अब जो अनुभव के साथ साथ जो नियमों में भर्ती को अड़ाया जा रहा है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं, सब योग्य और पात्र व्यक्ति हैं सारे। कुल मिलाकर 329 सफाई कर्मियों की नियुक्ति मिलने के बाद ज्वाइनिंग कब मिलेगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। गांवों और पंचायतों में काम करने वाले युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस पंचायत टास्क फोर्स के राजस्थान चैप्टर का अनावरण किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी में अभियान का पोस्टर जारी किया गया। इन नेताओं ने कहा कि टास्क फोर्स के जरिए पंचायत स्तर पर काम करने वाले युवाओं को तलाश कर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देने के साथ ही संगठन से जोड़ा जाएगा। नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, वहीं प्रबुद्ध वर्ग समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है। समाजसेवी प्रेमचंद जैन के अनुसार लंबे अरसे बाद नगर निगम के चुनाव की डेट तय हुई है। बोर्ड के अभाव में पिछले अरसे में हालात बदतर हुए हैं। टूटी सड़कों और गड्ढों के अलावा गंदगी से लोग परेशान हैं। सीवरेज लाइन के नाम पर सड़कें खोद दी गई, लेकिन ढंग से मरम्मत नहीं हो पाई। ऐसे में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। जैन ने कहा कि बोर्ड ऐसा बने जो शहर का विकास करे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अदालतों के सख्त निर्देश के अनुसार अलवर शहर की जनता के भाग जाग गए हैं और नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे से अलवर शहर में समस्त सड़कों को सीवर के उपयोग हेतु, लाइन डालने हेतु, नल की लाइन डालने हेतु सारी सड़कों को खोद दिया गया, लेकिन उनकी मरम्मत के नाम पर कई सालों से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में अलवर निवासियों ने बार बार हमारे विधायक और वन राज्य मंत्री माननीय संजय शर्मा जी से भी कितनी ही बार निवेदन किया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे सांसद जो हैं माननीय भूपेंद्र जी, उनका तो ऐसा लगता है कि जैसे अलवर से कोई नाता ही नहीं रहा चुनाव जीतने के बाद। उनको तो सिर्फ अपने पीए को सरस डेयरी में बैठाना, उसके लिए 200 करोड़ का बजट ला करके डेयरी में नई मशीन लगवाना, इसी काम में वो अपना समय निकाल रहे हैं। अलवर शहर की जनता के लिए उनके पास समय नहीं है, बंधुओं, अब ये जो चुनाव आए हैं, मेरा मानना ये है कि अब भी अलवर की जनता अगर समझे, जागरूक बने, तो निश्चित तौर पे अलवर शहर का विकास हो सकता है। जिस तरह जैन जी वालों ने, बच्चों ने अपनी समस्याओं के लिए जंतर मंतर पर और पूरे राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में, मध्य प्रदेश में सब जगह जो आंदोलन चला रखा है स्कूलों के लिए, ऐसा ही एक आंदोलन अलवर में, अलवर की जनता हर वार्ड में खड़ी होकर के अगर चलाएगी तो मेरा समझ में मैं मानता हूँ कि अलवर शहर की दशा बिल्कुल स्मार्ट सिटी जैसी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वहीं अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर हाउसिंग बोर्ड और आसपास के इलाकों में जन समस्याओं की भरमार है। स्थानीय आवासीय समिति के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के अनुसार पानी, सफाई और बड़ी झाड़ियों की समस्या कायम है। इसके अलावा मुख्य नाला टूटा हुआ है। शनि मंदिर से लेकर 200 फीट रोड तक इसकी सफाई भी नहीं हुई है। ऐसे में घरों में पानी घुस जाता है। वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मुकेश चौधरी ने इस बस्ती के साथ सौतेले बर्ताव के आरोप लगाए। साथ ही यहाँ पार्क विकसित नहीं होने और जगह जगह उगे पेड़ और घास में जंगली जानवर एवं सांप बिच्छू की समस्या भी सामने रखी। साथ ही बताया कि क्षेत्र में नालियों और सीवरेज की भी समस्या है। इसके साथ ही मुख्य नाला भी सिरदर्द बना हुआ है।
अनेक स्थानीय लोगों ने भी विकास कार्य नहीं होने और ट्रांसपोर्ट नगर हाउसिंग बोर्ड के बदतर हालात की समस्या सामने रखी। अलवर शहर के वार्ड परिक्रमा के तहत आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 56 में ट्रांसपोर्ट नगर के हाउसिंग बोर्ड में, और यहाँ के विकास समिति के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा किस तरह की पूरी कॉलोनी की समस्या है, किस तरह से पार्षद ने विकास कार्य किए, क्या समस्या है, हमसे चर्चा करेंगे। सर आप बताइए, चुनाव नज़दीक हैं, सरगर्मियाँ तेज हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह का पार्षद ने काम देखिए, किया है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए, हमारी समस्याओं को जानने के लिए हमारे बीच में आप उपस्थित हुए हैं। मैं पिछले 10 साल से यहाँ विकास समिति का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और मैंने ये देखा है कि जब से पिछला जो चुनाव हुआ था, 5 साल का जो चुनाव हुआ है, उसमें हमारी जो यहाँ की जो विशेषकर समस्या है, नाली है, सीवर हैं, बिजली की है, सड़क की है, उन समस्याओं से हम भारी परेशान रहे थे। लेकिन हमारी विकास समिति ने पूरा इन पर ध्यान दिया और हमारे अधिकारी जो हमारे हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी हैं, उनसे मिलकर के हमने हमारी समस्याओं का निवारण कराया। अब दोबारा फिर चुनाव ये नगर निगम का आ गया है, तो हम तो ये कहते हैं कि ये हमारे यहाँ की जनरल सीट है और जनरल सीट का हक बनता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि किसी भी जनरल व्यक्ति को, जिसको पार्टी उचित समझती है, जिसको जो जिताऊ भी हो, टिकाऊ भी हो, जो विकास कर सके, जनता की समस्याओं का सॉल्व कर सके, ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो एक सौतेला व्यवहार करता हो कि भाई आधे क्षेत्र में तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता हो, या फिर जिसका व्यवहार अच्छा नहीं हो, जो आदमी से व्यवहारिकता से भी नहीं बोलता हो, या ये कहता हो कि आपने तो मुझे वोट ही नहीं दी। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर्वांगीण विकास होना चाहिए, पूरे वार्ड की समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अगर ये जनरल सीट है तो कृपया किसी जनरल व्यक्ति को, किसी को भी जिसको पार्टी पसंद करती है, जिसको पार्टी अच्छा मानती है, जिसकी छवि अच्छी हो, उसी को टिकट दें, ताकि इस क्षेत्र का पूरे का विकास हो सके। सर ये जो ट्रांसपोर्ट नगर है, इसमें मुख्य नाला जाता है जो वार्ड नंबर 56 और 57 दोनों में होकर निकलता है, वहाँ सफाई नहीं है, दीवार टूटी हुई है नाले की, और आगे जाके तो पूरा वो रुका हुआ है। तो लोगों की क्या, नाले की वजह से कचरा सड़क पे है, कचरा साइड में है, काफ़ी परेशानी है। आपको लगता है ये समस्या दोनों पार्षदों के बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे नाले की। हमने कई बार लिखा है, कई बार क्या, सालों से मतलब ये इसका प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से ये नाला या तो पट जाए या इसकी सफाई हो जाए। अभी कुछ दिन पहले खुद मेरी मंत्री जी से बात हुई थी, मैंने व्हाट्सएप ले जा करके बताया था मंत्री जी को कि साहब हमारे यहाँ ये स्थिति हो रही है कि नाले की सफाई करके जो कचरा है वो आगे डाल दिया है, जिससे वो पानी बरसात का जब पीछे से आ रहा है तो वो उससे अवरुद्ध होकर के और हमारी कॉलोनी में घुस रहा है। मैंने खुद ने वीडियो दिखाया है और फिर मंत्री जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया है, अपने पीए को कहा है, पीए साहब ने मुझसे कहा है और पीए साहब ने तुरंत उसकी बात कराई थी और यहाँ गाड़ी भेजी और गाड़ी भेज करके उस कचरे को साफ कराया था। इसलिए मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके माध्यम से कि मंत्री जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया था। और इस नाले की बड़ी समस्या है, मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस नाले की पूरे की आर पार सफाई हो। बीच में अगर सफाई करके छोड़ जाएंगे तो वो जाम हो जाएगा और पानी फिर हमारी कॉलोनी में भरेगा। ये समस्या बड़ी है, इस ओर आप ध्यान देना। तो जो शनि मंदिर से लेकर 200 फुट रोड तक का है, उसमें कोई सफाई नहीं है, बड़े बड़े पेड़ रुके हैं, दीवार भी टूटी है। आपको लगता है कि आगे नहीं हो रही प्रॉपर? कुछ हिस्से में तो हो गई है, लेकिन जो शनि मंदिर से आगे का हिस्सा उसको बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। ये शनि का मंदिर है, हाँ बिल्कुल शनि मंदिर है। उस मंदिर के आगे की मैं बात कर रहा हूँ साहब, वहाँ से सफाई नहीं है और वहाँ क्या है, काश्तकारों के कुछ खेत भी हैं, उन खेतों की जो मेड़ है उसमें बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रही है। इसलिए उसको तो हाउसिंग बोर्ड नहीं करा सकता क्योंकि वो काश्तकारों की है, इसलिए उसको तो करा नहीं सकते। नाले की सफाई, नाले की सफाई उसी जगह से मैं बता रहा हूँ, जो अवरुद्ध हुआ है उसी जगह पे हुआ है और उसी जगह का वीडियो मैंने मंत्री साहब को बताया था कि साहब ये देख लीजिए, और घरों तक पानी आ रहा था, वो गंदा पानी पूरा वहीं तक जा रहा था। इसलिए उस नाले की सफाई के लिए निवेदन किया है। एक वो नाला टूट गया उधर साइड से, तो उसके निर्माण की भी कहा है, तो उसके लिए यही कहा था उन्होंने कि साहब ये जब बरसात बंद हो जाएगी उसके बाद हम इसकी 4 दीवारी भी करवा देंगे और इसकी सफाई करवा देंगे ताकि पानी नहीं जाए। ये थे महेंद्र शर्मा, जो ट्रांसपोर्ट नगर के हाउसिंग बोर्ड की विकास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष। का कहना है कि बड़ी समस्या वार्ड 56-57 दोनों की नाले की है। आधे में सफाई होगी और आधा भी सफाई के लिए करवानी है। बारिश के बाद मंत्री जी से बात करके इसका समाधान कराया जाएगा। वार्ड परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 56 पर। ट्रांसपोर्ट नगर के जो विस्तार कॉलोनी है, हाउसिंग बोर्ड है, उसके निवासी से हम बात करेंगे। वार्ड 56 में आता है और दर्शकों को बता दूं मैं कि वार्ड नंबर 56 जो सामान्य है इस बार, और कई यहाँ नए नए दावेदार भी निकल रहे हैं।
पिछली बार यहाँ से कांग्रेस से मुकेश चौधरी ने चुनाव लड़ा था। हम उनसे जानेंगे कि राज्य सरकार ने कितना विकास कार्य कराया है, पार्षद ने कितना विकास करा है, क्या समस्या है। चौधरी जी, आप पहले बताइए कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? देखिए, मैं वार्ड 56 में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मुकेश चौधरी मेरा नाम है। जी बताइए। मैंने यहाँ से कांग्रेस पार्टी से लास्ट वाला इलेक्शन जो मैं सेकंड नंबर पे रहा था, ये वार्ड 56 और 57 मूलभूत आवश्यकताओं से शुरू से वंचित रहा। पटरी पार का इलाका है, इसके डेवलपमेंट में किसी ने ध्यान नहीं दिया। बड़े शर्म की बात है, आज भी यहाँ पर एक पार्षद 10 साल से बनते हुए बीजेपी का 3 से शमशान घाट में आज भी हमको एनईवी जाना पड़ता है, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर में शमशान घाट है, उस पर 3 सेट नहीं लगा पाए। और यहाँ के जो सीवर खुले हुए हैं, जिनमें बच्चों के गिरने की आशंका रहती है, ना कोई पानी के सप्लाई पर कोई प्रॉपर ध्यान है, मतलब इसकी प्रॉपर अनदेखी की गई है और भेदभावपूर्ण काम किया गया है। आलम ये रहा है कि मतलब कोई भी जैसे मान लो अपने मूल निवास आय प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर करने के लिए पार्षद के पास जाते तो उससे ये पूछ लिया गया कि आपने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। भेदभावपूर्ण कार्य किए गए। और मुख्य समस्या कौन सी है आपके वार्ड की? वार्ड की देखो साफ सफाई की समस्या है मेन, और शमशान घाट की जो 3 शेड है हमको यहीं भी जाना पड़ता है। वार्डवासी बहुत परेशान है इससे 10 साल से। और ट्रांसपोर्ट नगर बाकी यहाँ पे जो ये इलाका शुरू से ऐसा रहा है कि मतलब यहाँ पे ये झाड़ी झुग्गियाँ जो हैं, इनमें से आप घर में घुसते हैं और पानी की प्रॉपर कोई मतलब वो नहीं है, मतलब ब्लॉकेज है, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। सर, आपके मुख्य नाला निकलता है आपके वार्ड से, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट नगर का नाला है, उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि उसमें ओवरफ्लो हो गया, उसमें टूट गया है, गंदगी ज्यादा उसकी है। साफ सफाई के नाम पे एक छलावा किया जाता है, बस दिखावा किया जाता है। उससे सांप कीड़े मतलब उससे क्या जो मच्छर जो पनपते हैं वो यहाँ की मेन समस्या रही है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी उसी से होती है। मेन नाला पूरे शहर का यहीं से बहा के आता है और निकलता है आगे कूलर रोड की तरफ, तो वो ब्लॉकेज हो जाता है, घर में पानी घुस जाता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता। हाउसिंग बोर्ड के पार्कों की क्या स्थिति? पार्कों की मतलब स्थिति दयनीय स्थिति है। आप देखोगे तो वहाँ पे सांप गोरियों के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ना कोई वहाँ पे सिटिंग की व्यवस्था है, ना फिर वहाँ पे कोई रैंप की व्यवस्था है, ना कोई वहाँ पे बच्चों के पार्क की व्यवस्था, खेलने कूदने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब प्रॉपर एक बजट आया, उसको अपने जेब में डाल लिया गया और विकास के नाम पर अनदेखी की गई। क्या वो लगता है कि पार्षद ने यहाँ पर विकास नहीं करा? बिल्कुल विकास नहीं करा है। आज भी आप देखोगे मेन रोड पर जो मेन सीवर है, जिनके सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, जिसमें कभी भी हादसा हो सकता है, आशंका बनी रहती है हमेशा। हमें डर लगता है कि हमारे बच्चे गिरना चाहिए, पड़ोस में बच्चे नहीं गिर जाए, वार्ड के बच्चों के साथ कोई हादसा नहीं हो जाए। ये थे मुकेश चौधरी। इन्होंने कहा है कि पार्षद ने भेदभावपूर्ण विकास कार्य कराया है, यहाँ विकास कार्य नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर के जो हाउसिंग बोर्ड थे उसकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करेंगे। सर, आप ट्रांसपोर्ट नगर में रहते हैं? हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 56 में कमल मिश्रा, मैं यहीं रहता हूँ। मैं पिछले 20 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो क्या है, किसी भी कॉलोनी की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है मेन रोड। अगर आप इसकी मेन रोड देखोगे ना तो मैं समझूंगा अजबगढ़ भानगढ़ जो देखा है ना आपने, उससे भी दयनीय स्थिति है अपनी इस कॉलोनी की। यहाँ न सफाई है, न कोई व्यवस्था है। पिछले 10 साल से बीजेपी का पार्षद है, किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई, कोई ध्यान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। धन्यवाद। सर, ये प्रीत बिहार भी है, जो न्यू प्रीत बिहार है, वहाँ की कुछ समस्या बताई जा रही है, क्या करें? न्यू प्रीत बिहार है, लोगों ने मकान बना लिए, वहाँ यूआईटी उनको पट्टे नहीं दे रही है। प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है उनका किसी प्रकार का। न वहाँ साफ सफाई हो रही है, न सीवरेज है, न पानी है, बिजली के कनेक्शन भी नहीं दिए जा रहे प्रॉपर वहाँ पर। यहाँ के पार्षद हितराम यादव है, उनके विकास कार्य कितने तेज गति से हुए, नहीं हुए, क्या करें? 0 गति से हुए। तो जैसे मुकेश चौधरी बता रहे, क्या भेदभावपूर्ण कार्य हुआ? बिल्कुल 100% भेदभावपूर्ण कार्य हुआ है। मतलब पता नहीं क्या है, इस कॉलोनी को तो अछूत कॉलोनी से बोलते हैं ना, जैसे वैसे पटक रखे इस कॉलोनी को। इसमें किसी भी प्रकार का कहीं कोई सहयोग किसी भी का नहीं है। मतलब इतनी गंदी आप देखो ना, मतलब ये मेन मार्केट है, इस मेन मार्केट चारों तरफ आप घुमा के देखो क्या हालत है इस मेन मार्केट की। मेन मार्केट रोड जो नाले की सफाई करते हैं, हर बार नाले की सफाई होती है, उसका कचरा नाले के साइड में पड़ा रहता है। वो कचरा उठने में खाना पूर्ति की जाती है। आज भी आप नाले के सारे जाइए, चारों तरफ आपको कचरा मिलेगा। उससे बीमारियां उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर कितनी बीमारियां उत्पन्न हो, कोई मलेरिया से पीड़ित हो रहा है, किसी को दस्त लग रहे हैं, किसी का ध्यान ही नहीं है यहाँ पर। चलो, ये थे मिश्रा जी। इनका कहना है कि यहाँ किसी प्रशासन का, पार्षद का, नेता का ध्यान नहीं है और यहाँ दयनीय स्थिति है। हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम मुकेश चौधरी है, वार्ड नंबर 56 का निवासी हूँ। सर, यहाँ की क्या प्रमुख समस्या है? प्रमुख समस्या यही है, नल बिजली की लाइट प्रॉपर भी नहीं आती है, और पानी की तो समस्या है। हर समय ये जाम लगाने पड़ते हैं औरतों को, पानी का बिल्कुल ज्यादा परेशान। पार्षद ने कितना विकास कार्य?
पार्षद जी भेदभाव तो करते ही हैं, क्योंकि यहाँ के अपनी साइड पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इधर कम ध्यान। ये तो आप संतुष्ट नहीं पार्षद के कार्य? नहीं, अब तो अब की बार इनको 2 बार से वो रह रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश जी के समर्थन में। तो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे और पार्षद का जो काम है वो भेदभावपूर्ण है, और ट्रांसपोर्ट नगर का जो हाउसिंग बोर्ड में उसमें काफी समस्याएं हैं और समस्याएं बनी हुई है। अब देखना यह है कि इसके चुनाव के बाद इस हाउसिंग बोर्ड की क्या स्थिति बनती है। वार्ड 56 से मैं पत्रकार पुष्पेंद्र कुमार, ATN न्यूज अलवर। आज हम पहुंचे वार्ड परिक्रमा में, वार्ड नंबर 56 पर। स्थानीय लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ वार्ड के 56 के निवासी, क्या नाम है आपका? प्रभुदयाल जयमन। प्रभुदयाल जयमन जी हैं, ट्रांसपोर्ट नगर हाउसिंग बोर्ड के निवासी हैं। सर, यहाँ पर किस तरह से पार्षद ने, राज्य सरकार ने विकास कार्य कराए, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा पार्षद ने तो हमेशा यही कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने मेरे को वोट नहीं दिए, तो यहाँ तो कोई पार्षद का रोल ही नहीं है। और साफ सफाई के लिए भी पार्षद कभी आके देखता नहीं है। पानी की समस्या है, पानी 5-5 दिन हो गए मोटर खराब हुए, लेकिन पार्षद ने कभी भी ध्यान नहीं दिया 5 साल। इस ट्रांसपोर्ट नगर की हाउसिंग बोर्ड की प्रमुख समस्याएं क्या है? प्रमुख समस्या तो ये है, चारों तरफ तो गंदगी के अंबार है। पेड़ों की कंडीशन देखिए आप, सांप घोर रहे हैं जो दिन में घूमते हैं, यहाँ कोई साफ सफाई का हो। तो ये नाला है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नाले में 2-3 दिन JCB चली थी, बाकी ये कंडीशन आप देखिए, चारों तरफ पेड़ खड़े हुए हैं बड़े बड़े नाले के अंदर, कोई वो नहीं है। बस वीडियो बना के डालते रहे और JCB यहाँ खड़ी रही है या मंदिर पे। तो कुल मिलाकर विकास कार्य नहीं, विकास कार्य। तो जयमन साहब, इनका कहना है कि कोई विकास कार्य नहीं हो रही, पार्षद के कार्य से संतुष्ट नहीं है। अब आने वाले चुनाव के बाद नया पार्षद आएगा, उससे काफ़ी लोगों को उम्मीद है। अब देखते हैं कि पार्षद कितना लोगों को संतुष्ट कर पाता है, कितना वार्ड का विकास कर पाता है। मैं पुष्पेंद्र कुमार, ATN न्यूज अलवर। नमस्कार, मैं हूँ पुष्पेंद्र कुमार। अलवर नगर निगम का जिस तरह से चुनावी हलचल शुरू हुई है, हम वार्ड परिक्रमा कर रहे हैं, प्रत्येक वार्ड में पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वार्ड के हालात जान रहे हैं। पार्षद और नगर निगम के कार्य है, विकास है, कितना हुआ है और लोगों को क्या फायदा मिला है, हम बात करते हैं। वार्ड नंबर 56 में, आज वार्ड नंबर 56 में पहुंचे हैं और यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं। सर, आप बताइए कि किस तरह के वार्ड में जो पार्षद ने काम किया है, नगर निगम के विकास की गति कैसी रही है, कितनी समस्या है, क्या कहना चाहिए? वार्ड नंबर 56 में सब विक्राम जी ने पूरा कार्य किया है, जो भी संतुष्ट पूर्वक किया है। रोड वगैरह है, नाली वगैरह का है, जब भी हमने कोई काम के लिए किया है, जब भी खड़े पाए हैं वो, तो हमें विक्राम जी पार्षद जी चाहिए। पहले कौन सी इनके पार्षद बनने से पहले समस्याएं थी, किन किन मुख्य समस्याओं का समाधान किया है? पहले क्या पार्षद थे, उसके क्या कोई कार्य नहीं होता था हमारा। रोज ही ने हम जाते थे साइन करने के लिए भी, कुछ भी कार्य करने के लिए हम जानते नहीं। हमारे विक्राम जी ने इतना सहयोग दिया है 5 साल के लिए, बहुत बढ़िया काम किया था हमारे लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज है। कहाँ रहते हैं? मैं शिव कोलानी जरूर हूँ। वार्ड नंबर 56। वार्ड नंबर 56 संतुष्ट है आपका? संतुष्ट है सर। चलो, ये वार्ड पार्षद जो है राम यादव से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हम बात करते हैं स्थानीय निवासी, क्या नाम है आपका? नाम प्रभुदयाल जांगड़ है। जांगड़ जी, आपके पार्षद का काम कैसा रहा, क्या कहेंगे? 50 साल से मैं आया हुआ हूँ बस्ती में, आज तक ऐसा पार्षद यही मिला। जाने रात के 12 बजे भी बच्चा भी चला करते था। ये बात है। ऐसा कौन कौन से विकास कार्य किए आप? इसने जो भी हमने कहा है वो हमारा पहले किया। तो वार्ड में बड़े विकास कार्य कौन से किए? है जी। वार्ड में मुख्य काम कौन कौन से किए पार्षद ने? 50 साल से पान किया है। और जो भी कुछ किया हमारा, तो इससे दाना नहीं मिलते थे हमको, तो सब में मदद की है इसने। चलो, ये भी कह रहे हैं हमारी मदद की है। हम और यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं। आप काफी सीनियर दिखाई लग रहे हैं। पार्षद का कार्य किस तरह का रहा है, किस तरह की समस्याएं थी, किस तरह का समाधान हुआ है, क्या कहना है? देखिए सर, पहले हमारा बैकवर्ड ये कृषि उसमें है, उसके बाद में फिर ये है जो डेवलपमेंट इसमें करवाया, तो हमारे हितराम जी ने करवाया है। हितराम जी पार्षद ने लड़ करके संघर्ष करके इस रोड का मेंटेनेंस करवाया, लाइट भी लगवाई है, कई बार अखबारों में मीडिया में भी खबर दी है। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी का इस समय फिलहाल ठीक है, केवल नल आ रहे हैं। अभी कुछ समस्या है, वो थोड़ी देर बाद में हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब कौन कौन सी समस्या बच रही है अभी तक? फिलहाल तो समस्या कुछ भी नहीं है।
पानी भी टाइम से आता है, लेकिन आता थोड़ी देर है। लाइट की समस्या, रोड लाइट की समस्या है, सारी हल करवाई है। गली गली में जाकर के, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के जितनी भी लाइट है उनको डेली चेक करते हैं, डेली तंदुरुस्त करवाते हैं, सही करा। ये कृषि कॉलोनी पे बसी कॉलोनी है, हाँ, वार्ड कृषि है, कॉलोनी वार्ड है। और इसमें हाउसिंग बोर्ड भी आता है। हाउसिंग बोर्ड हाँ है इसी में। आप ये बताइए कि जो कृषि कॉलोनी की जो जितनी भी सड़कें हैं उनकी क्या स्थिति है, नाली सारी जितनी भी सड़कें हैं इनके पीरियड में सारी सड़कों का नवीनीकरण हुआ है। सबका किसी को ग्रेवल करवाया, किसी को डांबर रोड बनवाया है। सबकी लाइट की समस्या दूर हुई है। पानी के भी कनेक्शन खूब हुए इसमें। बोरिंग भी पहले करवाया था, लेकिन वो बोरिंग फिलहाल फेल हो गया। कितने संतुष्ट है आप इनके काम? फुल संतुष्ट, 100% संतुष्ट है इनके काम से। चलो और अगली बार भी हम तो पूरा ही वार्ड, इनके अलावा और किसी को वोटिंग भी नहीं देंगे। चलो आप इनके साथ है? हाँ बिल्कुल। चलो ये थे यहाँ के स्थानीय निवासी। और भी एक हमारे पास सीनियर आदमी है। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी। कौन से वार्ड में है? वार्ड 56 है। कौन सी कॉलोनी में है? बोहरा कॉलोनी। क्या नाम है? चंद्रशेखर शर्मा। आज हम वार्ड परिक्रमा कर रहे हैं, वार्ड नंबर 56 में पहुंचे हैं। किस तरह के हालात हैं विकास की दृष्टि से, क्या कहना है? विकास भरपूर है यहाँ पर। क्षेत्र के पार्षद ने खूब विकास कराया है। बस ये कि काम अधूरा रह रहा है। हमारे यहाँ 1.5 साल होगी तो नाले का आधा काम छोड़ दिया है। नगर निगम हो या UITO किसी ने भी छोड़ा है। और 1.5 साल पहले हमने हमारा मकान तोड़ दिया वो सामने जो। और क्या कारण है कि नाला अधूरा रह गया? क्या पार्षद का प्रयास नहीं? पार्षद ने भरपूर प्रयास किया है, लेकिन सुनने में आया कि बजट याद खत्म हो गया। बताया आधे बजट तो फैन की सरकार की करनी। हाँ, सरकार की अधिकारियों के लिए जो खाने के तो मूलभूत जो सुविधा है, पानी है, बिजली है, सीवरेज है, सब बढ़िया, सबसे संतुष्ट। सबसे संतुष्ट। पार्षद के प्रयास अच्छे रहे? अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं साहब। और हम तो चाहते हैं कि आगे भी यही रहें। आप उनके साथ हैं? बिल्कुल। किसान सभा का 29वां राज्य सम्मेलन 21 से 23 अगस्त तक चूरू जिले की तारानगर तहसील के जाट भवन में आयोजित होगा। सम्मेलन से पहले 21 अगस्त को सुबह 11 बजे तारानगर की कृषि उपज मंडी में किसानों की जनसभा होगी। सम्मेलन में किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले और राष्ट्रीय महासचिव बीजू कृष्णन के अलावा राज्य के कई जिलों से अनेक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके अलावा सर्वसम्मति से नई राज्य कार्यकारिणी बनाई जाएगी। जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि अलवर से जिला सचिव मुख्तियार सिंह इस सम्मेलन में भाग लेंगे। त्रिपोलिया महादेव मंदिर में 7 दिवसीय श्रावणी रुद्राक्ष महोत्सव 21 अगस्त से होगा। कलश यात्रा से इसका भव्य शुभारंभ किया जाएगा। 21 से 27 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस धार्मिक महोत्सव को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 7 दिनों तक मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, रुद्राभिषेक, महाआरती, भजन सत्संग, श्रृंगार झांकी और रुद्र महायज्ञ सहित कई कार्यक्रम होंगे। मंदिर महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 21 अगस्त को शाम 5 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ होगा। कलश यात्रा गायत्री मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए श्री त्रिपोलिया महादेव मंदिर पहुंचेगी। 22 अगस्त को शाम 6:15 बजे भव्य महाआरती आयोजित होगी। वहीं 23 अगस्त को रात 8:15 बजे भजन सत्संग होगा और 24 अगस्त को शाम 6:15 बजे भव्य श्रृंगार झांकी के दर्शन होंगे। मंदिर में भगवान त्रिपोलिया महादेव का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही 25 अगस्त को महारुद्राभिषेक सहित 26 तारीख को सुबह 11:15 बजे रुद्र महायज्ञ संपन्न होगा। 27 अगस्त को सुबह 11:15 बजे विशाल भंडारे के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा। नाम जय भोलेनाथ की। जैसा कि आप सभी को विदित है, देवादिदेव महादेव का ये प्रीतम भगवान की आराधना का विशेष ये महीना बाबा भोलेनाथ की आराधना के लिए भक्त दूर दूर से शिवालयों में जाकर जल बाबा को समर्पित करते हैं, अपने भक्ति भाव से पूजा का कार्यक्रम करते हैं। सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे, उसी उद्देश्य के साथ श्री त्रिपोलिया महादेव में 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव का ये आयोजन, भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिसका प्रारंभ 21 अगस्त को गायत्री मंदिर से भव्य शोभा यात्रा, भव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगी और 7 दिवस तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। जैसा कि प्रत्येक वर्ष रुद्राक्षों द्वारा बाबा भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक कार्यक्रम है, उसमें इस वर्ष विशेष, क्योंकि देखिए देव मूर्ति पूजा का जो विधान है वो अलग है। देवताओं की जो मुख है वो अग्नि है, देवताओं को भोग समर्पित करने का जो माध्यम है वो अग्नि है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष त्रिपोलेश्वर महादेव में प्रथम बार
रुद्र महायज्ञ का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं और उसके अगले दिन भंडारे का भव्य आयोजन होगा। आप सभी पधारें, सपरिवार बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। बाबा त्रिपुरेश्वरनाथ। श्रावण मास के उपलक्ष्य में नया रूपबास नामदेव चौक स्थित श्री शिव शिवालय में कथा जारी है। शिव महापुराण कथा के दौरान गुरुवार को स्वामी कमलदास बापू ने सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि भगवान शिव उसी पर अपनी कृपा करते हैं जो भगवान राम का अनुकरण करते हैं। उधर श्री चित्रकूट धाम से आई ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि कथा के दौरान आयोजक माता दीन नामदेव छीपा, महेश चंद्र नामदेव छीपा और मुकेश छीपा आदि उपस्थित रहे। टैक्स बार एसोसिएशन अलवर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शांति कुंज स्थित पावना पैलेस में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सीजीएसटी कमिश्नर आशुतोष रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में मौजूद अधिकारियों में ऋषि यादव, धर्म सिंह मीणा, ताराचंद मेघवाल और महेश चंद्र चौधरी आदि की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद आदित्य मनु द्वारा वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया गया। साथ ही डॉक्टर अनुरिता झा एवं डॉक्टर अशोक कुमार की शिष्या योगांशी द्वारा कथक नृत्य के माध्यम से गणेश वंदना के अलावा जन्माष्टमी से जुड़ी प्रस्तुति दी गई। उधर नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता ने आगामी 2 वर्षों में होने वाली कार्य योजना का विवरण सामने रखा। सदस्य सुभाष नकड़ा ने बांसुरी वादक एवं ढोलक के साथ गीत प्रस्तुत किए। विशिष्ट अतिथि महेश चंद चौधरी एवं धर्मचंद मीणा ने भी अपने विचार रखे। वहीं वरिष्ठतम सदस्य मानक चंद गुप्ता एवं एमएम खंडेलवाल के अलावा आईसीएआई के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का अभिनंदन किया गया। नए सदस्यों के रूप में सीए योगेश कुमार एवं मयंक गोयल को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि आशुतोष द्वारा अध्यक्ष एडवोकेट चंद्र प्रकाश गुप्ता, सचिव विपिन जैन, कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार गाबा, प्रथम उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान, उपाध्यक्ष सूरज दत्त दुबे, संयुक्त सचिव नरेंद्र गुप्ता को शपथ दिलाई गई। कार्यकारिणी सदस्य चंद्रशेखर, हेमंत कुमार सिद्ध, कैलाश गुप्ता और अर्चना मीठी ने भी शपथ ली। कार्यक्रम का संचालन गिरीश गुप्ता, अर्पित अग्रवाल एवं नैन्सी अग्रवाल द्वारा किया गया। तुलसी परिवार द्वारा अलवर के राजदीप स्कूल के प्रांगण में तुलसी जयंती का 9वां समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। तुलसी जयंती समारोह श्री वेंकटेश तिरुपति बालाजी दिव्य धाम के महंत स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र राव, विषय प्रवर्तक पंडित धर्मवीर शर्मा और विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ तुलसी बाबा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। वक्ताओं ने तुलसी के मानस के पठन के साथ ही उसे जीवन में उतारने पर बल दिया। इस अवसर पर मानस रसिक ओम प्रकाश प्रजापति को तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि संगीताचार्य चिन्मय पाराशर, विकास एवं नवीन ने तुलसी के पदों की संगीत में प्रस्तुति दी। वहीं दीपक पंडित द्वारा हनुमान चालीसा पाठ का गायन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कवि रामचरण राग ने किया। वहीं गोपीचंद शर्मा एवं कपिल शर्मा ने आभार व्यक्त किया। अलवर के करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री शक्तिपीठ में महिला प्रकोष्ठ की ओर से तीज झूला उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने पारंपरिक तीज गीतों के साथ झूले का लुत्फ उठाया और भजन प्रस्तुत किए। साथ ही विभिन्न खेल एवं मनोरंजक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं ने लहरिया साड़ियां एवं पारंपरिक परिधान पहने। इस अवसर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को आध्यात्मिक साहित्य भेंट किया गया। महिला प्रकोष्ठ की रजनी शर्मा एवं ममता गुप्ता के नेतृत्व में मोनिका और रजनी शर्मा सहित टीम ने सजावट एवं अन्य व्यवस्थाओं में सक्रिय सहयोग किया। और वहीं भारत विकास परिषद की अलवर शाखा द्वारा होटल नटराज के रेस्टोरेंट ग्रांड फीस्ट में बॉलीवुड तीज उत्सव का आयोजन किया गया। अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने कहा कि भारतीय परंपराओं से जुड़े सभी त्योहारों से महिलाओं में सद्भावना एवं आपसी सामंजस्य बढ़ता है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के रोमांचक एवं मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया। इसके अलावा आकर्षक झूलों पर बैठकर महिलाओं ने सावन एवं तीज के मधुर गीत गाए। इसके अलावा व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए। साथ ही सामूहिक ग्रुप डांस की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर संयोजक सुनीता बंसल और सह संयोजक नमिता गोयल, सीमा गुप्ता एवं मंजू गोयल ने अहम योगदान दिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। श्री श्याम श्रृंगार केंद्र, भोला तस्वीर वाला, बजाजा बाजार, जैन मंदिर के नीचे, अलवर। हमारे यहाँ उपलब्ध है सभी प्रकार की पोशाकें,
स्टोन पोशाक, गुजराती पोशाक, स्टोन की माला और बांसुरी हमारे यहाँ कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। आप सेवा का मौका अवश्य दें। श्री श्याम श्रृंगार केंद्र, भोला तस्वीर वाला, बजाजा बाजार, जैन मंदिर के नीचे, अलवर। संपर्क के लिए भोला तस्वीर वाला, मोबाइल नंबर है 9251507196। कुणाल, मोबाइल नंबर है 8955909829। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंद तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अलवर जयपुर हाईवे पर अकबरपुर बस स्टैंड के समीप देर रात जयपुर से आ रही राजस्थान रोडवेज की 2 बसों में टक्कर हो गई। हादसे में कई यात्रियों को हल्के फुल्के चोटें आई। गनीमत रही कि हादसा बड़ा रूप नहीं ले पाया। जानकारी के अनुसार राजस्थान रोडवेज के मत्स्य नगर आगार की 2 बसें जयपुर से आगे पीछे आ रही थी। अकबरपुर बस स्टैंड के पास रात में पीछे से आ रही दूसरी रोडवेज बस ने खड़ी बस में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के पीछे के शीशे टूट गए, जबकि दूसरी बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद तेज आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। वहीं दोनों बसों के चालक यहां से खिसक लिए। अकबरपुर थाना पुलिस ने अकबरपुर अस्पताल में चोटिल यात्रियों का उपचार करवाया। ये रात को करीब 10:30 बजे ये दोनों रोडवेज आगे पीछे कंपटीशन हो रही थी। जो अगली जो रोडवेज है इसका कंडक्टर स्टैंड के ऊपर से एक हमारे उतारते समय रुक गया। एक पिछली गाड़ी में जैसे अगली गाड़ी रुकते टक्कर मार दी। मालाखेड़ा पंचायत समिति की नवसृजित ग्राम पंचायत खरखड़ा में अभी तक बुनियादी सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। गांव की करीब 200 घरों की आबादी को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत क्षेत्र का एकमात्र ट्यूबवेल खराब पड़ा है, लेकिन ग्राम पंचायत केरवावाल के प्रशासक एवं ग्राम विकास अधिकारी ने ट्यूबवेल को ठीक नहीं कराया है। ऐसे में ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण जगदीश सिंह, लक्ष्मण सिंह, दिनेश सिंह और पंचायत समिति प्रतिनिधि राजेश कुमार ने विकास अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। उधर विकास अधिकारी विजय सिंह भाल के अनुसार जिम्मेदार कर्मचारियों को समस्या हल करने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर जिला मुख्यालय स्थित सरस डेयरी में 200 करोड़ रुपए की लागत से नया दुग्ध संयंत्र स्थापित करने की तैयारियां चल रही हैं। इस नए संयंत्र का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया जा चुका है। सरस डेयरी के अध्यक्ष नितिन सांगवान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नए संयंत्र के स्थापित होने से दूध, दही और घी काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। इससे अलवर जिले भर के दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को खासा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में पशुपालकों को सही समय पर सही भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का बेहतर दाम दिया जाएगा। वहीं नए संयंत्र की घोषणा के बाद मालाखेड़ा में डेयरी अध्यक्ष सांगवान का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बनाराम मीणा, नेहरू मीणा, नेकीराम, नवीन चौधरी, बबली बोरा, भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल साहू, अशोक तिवारी, कृपाल मीणा, भारत चौधरी, नेकीराम चौधरी, सुरेंद्र भारती और सुभाष बसवाल आदि मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे जिले को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा कि अलवर सरस डेयरी के 200 करोड़ रुपए की लागत से नए प्लांट का भूमि पूजन हो गया। नया प्लांट बनने से हमारी नई मशीनरी आएगी, आधुनिक युग के साथ हमारा तालमेल बैठेगा और ऑटोमेटिक प्लांट हमारा बनने जा रहा है। तो इससे किसान जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम अधिक मूल्य में उनका दूध खरीद पाएंगे, उनको
उनको दूध का उचित मूल्य दे पाएंगे। और नए प्लांट में क्योंकि इसकी क्षमता अधिक है तो हमें बाहर जो हाथरस भेजना पड़ता है एक्सेस दूध को नहीं भेजना पड़ेगा। हम यहीं पे उसको प्रोसेस करके अधिक मात्रा में उनका दूध ले पाएंगे और अधिक दाम में उनसे दूध खरीदेंगे। अलवर के खदाना मोहल्ले में वृद्ध के हाथ पैर बांधकर हत्या और चोरी के आरोपी 5000 के इनामी बदमाश को पकड़ लिया गया। एसपी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के सुपरविजन में कोतवाली थाना प्रभारी और टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई। मृतक के पुत्र ने इसे लेकर 10 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पकड़ा गया आरोपी झुन्नी खदाना क्षेत्र का ही निवासी है। मालाखेड़ा नवसृजित नगर पालिका में पहली बार मतदान के जरिए नगर पार्षद चुने जाएंगे। ऐसे में प्रमुख दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। उधर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के अनुसार यहां सभी 20 वार्डों में भाजपा के ही पार्षद जीत कर आएंगे और बोर्ड बनेगा। उन्होंने मालाखेड़ा में मंडल अध्यक्ष विशाल साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी, महामंत्री विष्णु शर्मा, कृपाल मीणा, हुकमचंद, मुकेश शर्मा, रामजस चौधरी, राजेंद्र बसवाल, नेहरू मीणा और राजा मीणा आदि से चुनाव साथ ही आवश्यक जानकारियां हासिल की। हो गई है मालाखेड़ा में 20 वार्ड है, पहली बार चुनाव हो रहे हैं, क्या कहना है आपका? नगर पालिका मालाखेड़ा में जो 20 वार्ड है, हम 20 को 20 वार्ड जीत करके नगर पालिका का हम चेयरमैन बनाएंगे और हमारे सारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं और सक्रिय रूप से अपना काम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी संभावित प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वे पिछली सरकार में कराए गए कार्यों का जिक्र करने के साथ ही आने वाले समय में मालाखेड़ा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विकास करने के दावे कर रहे हैं। मालाखेड़ा पालिका में सभापति का पद शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इसके चलते वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 7 और वार्ड संख्या 17 में इसी वर्ग से दावेदार सक्रिय हो गए हैं। इन वार्डों में नरेंद्र मीणा, सावित्री मीणा जनता के बीच पहुंचकर समर्थन जुटा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एसटी आरक्षित सीट होने के कारण इस बार मुकाबला कड़ा रहने वाला है। मालाखेड़ा में पहला चुनाव इलेक्टेड चुनाव होने जा रहा है, जिसमें बहुत शांति से सभी लड़ने वाले और वोट देने वाले बहुत शांति मालाखेड़ा में है और बहुत प्यार प्रेम से सभी यहाँ पर मिलकर एक दूसरे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हम मालाखेड़ा में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, सावित्री और मैं नरेंद्र मीणा, और यही उम्मीद करते हैं, सभी से निवेदन करते हैं कि आने वाले चुनाव में, क्यों 20 साल हमने आपकी निस्वार्थ सेवा करी है और आगे भी निस्वार्थ सेवा करेंगे और हम दोनों केवल विकास के लिए कि मालाखेड़ा में अच्छा विकास हो और जितनी भी जो समस्याएं हैं वो दूर हों, इसी के लिए इस चुनाव के अंदर आए हैं और हमारा साथ दें, समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत। सावन मास की दुर्गाष्टमी शुक्ल पक्ष को मालाखेड़ा में देवी मां और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान नेहरू मीणा एवं अन्य श्रद्धालुओं ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर सर्व समाज के लोग पहुंचे। नेहरू मीणा ने बताया कि हर वर्ष श्रावण मास में अष्टमी को धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी में 24 अगस्त को विशाल भंडारा होगा। वहीं 23 अगस्त को श्री रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। यहाँ से श्री राम हनुमान मंदिर में यह आयोजन हो रहा है। साथ ही भजन, जागरण एवं 56 भोग का कार्यक्रम किया जाएगा। 24 अगस्त को शोभा यात्रा भी निकलेगी। इस संबंध में मंडी प्रांगण में समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं 23 अगस्त की रात्रि बालाजी महाराज की पालकी भी निकाली जाएगी। अकबरपुर थाने के हेड कांस्टेबल अशरफ खान द्वारा यहां सीनियर स्कूल के विद्यार्थियों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि बच्चे मोबाइल से भी दूरी बनाएं। इसके अलावा ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए टिप्स दिए गए। अनजाने मैसेज को अपलोड नहीं करने और संदिग्ध लिंक खोलने से बचने की भी सलाह दी गई। इस मौके पर कांस्टेबल योगेंद्र सहित स्टाफ कर्मी संजय शर्मा भी मौजूद रहे। रामगढ़ नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी द्वारा कथित तौर पर गलत डाटा उपलब्ध करवाने एवं पट्टे वितरण नहीं करने पर विरोध सामने आया है। ऐसे में समाज सेवी सुभाष यादव के साथ गर्मा गर्मी हो गई। यादव और अनेक ग्रामीण पानी और नाले की समस्या को लेकर भी इस अधिकारी से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि महीनों से पट्टों की फाइलें पेंडिंग चल रही हैं और सुविधा शुल्क देने वालों के पट्टे बनाए जा रहे हैं। ऐसे में आवेदक दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। समाज सेवी सुभाष यादव ने इसे लेकर उचित कार्रवाई की मांग की है। नमस्ते। आज हम एक अपने रास्ते को लेकर ईओ साहब के पास गए थे और गांव में एक
बहुत बड़ी समस्या है पानी को लेकर, जो कि नाले बना तो दिए गए हैं लेकिन उनमें पानी ना तो कहीं छोड़ने की जगह है और ना कुछ। इसको लेकर हम गए थे, उसके लिए ईओ साहब ने मेरी बात ना सुन के हमारी और एक अलग लहजे में बात की, जिसके लेकर आज हमने अपना उनको समस्या से बताया। विकास नगर से 5-7 व्यक्ति ग्रामीण के काम के लिए ईओ साहब से मिलने गए थे। जब ईओ साहब को ये समस्या हमने गांव की रखी, नाली की, रास्ते की, तो ईओ साहब ने बिना कुछ हमसे पूछे और हमसे बदतमीजी से बात करी और इस लहजे में बात करी कि वहाँ पे आम आदमी जाके कोई अपनी समस्या रख ही नहीं सकता। जब उसने मेरा व्यक्तिगत परिचय पूछा तो मैंने उनको ये कहा कि मैं 4th श्रेणी कर्मचारी रहा हूँ नगर पालिका में। उसके पश्चात उसने 4th श्रेणी कर्मचारी होने के नाते मेरे को सभी कम से 10-20 लोग थे, मेरे गांव के भी 5-10 लोग थे, उनके सामने इतनी बदतमीजी। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम बुटियाना में श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ एवं रास लीला का गुरुवार को कलश यात्रा के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। आयोजन को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह नजर आया। आयोजन से पूर्व सुबह 8:15 बजे ठाकुर जी मंदिर से महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ एवं रासलीला का विधिवत शुभारंभ हुआ। भक्त रामचरण यादव ने बताया कि कथा का आयोजन 20 से 27 अगस्त तक हाई स्कूल के पास स्थित कथा स्थल पर रोजाना दोपहर 12:15 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वहीं रात्रि 8 बजे से रात 12 बजे तक श्री ब्रज बल्लभ लीला वृंदावन की ओर से रासलीला का मंचन होगा। कथा में श्री रामन रेती धाम, महावन, मथुरा से संतों का सानिध्य रहेगा। साथ ही कथा व्यासी स्वामी हरिओम महाराज हैं। साथ ही 27 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा विश्व बंधुत्व रक्तदान महाअभियान आयोजित हो रहा है। इसी क्रम में 23 अगस्त को तिजारा फ्लाईओवर के नीचे ब्रह्म कुमारी शिव स्मृति लोक में शिविर लगेगा। यह शिविर सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। इसके जरिए जरूरतमंदों के लिए रक्त इकट्ठा किया जाएगा। इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल खैरतल द्वारा आयोजित ईपी टैलेंट सर्च एग्जाम और स्कॉलरशिप टेस्ट का पोस्टर विमोचन किया गया है। निदेशक आजाद चौधरी ने बताया कि इस एग्जाम में 3 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप और 15 लाख रुपए के नगद पुरस्कार सहित अनेक उपहार दिए जाएंगे। यह टैलेंट सर्च एग्जाम 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में कक्षा 1 से 8वीं क्लास तक के किसी भी स्कूल और किसी भी बोर्ड के बच्चे 27 सितंबर को भाग लेंगे। वहीं द्वितीय चरण में कक्षा 9 से 12वीं क्लास के बच्चे 22 नवंबर को एग्जाम देंगे। उधर प्रधानाचार्य आचार्य राजेश कुमार ने बताया कि इस एग्जाम का फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भरा जा सकता है। इतिहासविद और वरिष्ठ नेता हरिशंकर गोयल के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन को हर साल 20 अगस्त को ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं राजीव गांधी का अलवर से विशेष लगाव रहा है। वे अलवर में बाघ देखने 3 बार सरिस्का आए थे, हालांकि उन्हें टाइगर एक बार भी नहीं दिखा। वर्ष 1975 में वे धीरेन्द्र शास्त्री और संजय गांधी के साथ और दूसरी बार अपनी धर्मपत्नी सोनिया गांधी के साथ सरिस्का पहुंचे। वहीं तीसरी बार 18 एवं 19 दिसंबर 1987 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक सरिस्का में हुई थी। सर, राजीव गांधी का जन्मदिन है, सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अलवर से गहरा लगाव रहा है राजीव गांधी का, और आपने उस समय उनका दौर देखा है, क्या कहना चाहिए? राजीव गांधी जी का 20 अगस्त को जन्मदिन है और ऊर्जा दिवस के रूप में ये मनाया गया। राजीव गांधी साहब यहाँ 3 बार अलवर और सरिस्का में आए थे। पहली बार तो वो आए तब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी और अपने भाई संजय गांधी के साथ वो आए थे, और उनके ससुराल वाले भी सरिस्का बाद में घूम कर गए। दूसरी बार राजीव गांधी जो है वो सरिस्का घूमने के लिए आए और उस कार से आए थे। उनके साथ श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका जी और राहुल गांधी थे। और वो यहाँ जब आए तो कार उनकी ख़राब हो गई और बद्री उस्ताद के यहाँ वो ठीक करने के लिए छोड़ दी गई। शहर में तांगा लेकर के वो घूमे और उन्होंने म्यूज़ियम देखा, और कार ठीक होने के बाद वो सरिस्का में टाइगर रेंज जो है उसमें ठहरे। तो ये उनकी दूसरी यात्रा है। तीसरी यात्रा जो है वो उनकी केंद्रीय मंत्रिमंडल की, देश में सबसे पहले
अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की कहीं बैठक बाहर हुई है तो वो अलवर में हुई, और 18 और 19 दिसंबर आपके 1987 को हुई। ये बैठक जो है वो 6 चरणों में हुई थी और उसमें 14 घंटे लगे थे। और जब राजीव गांधी इटारना के हेलीपैड पर आने थे, वहाँ वो नहीं आकर के खुद कार चला करके आपके नौगावा बॉर्डर पर आए और वहाँ से अपनी कार को लेकर के वो यहाँ आए, और उनका स्वागत जो है वो आपके हीरालाल जी देवपुरा जी ने किया, और हमारे गृह मंत्री सुजान सिंह यादव थे बहरोड वाले, उन्होंने किया। साथ ही सांसद जो हैं राम सिंह जी यादव थे, और यहाँ से उन्होंने फिर कांग्रेस जनों से और श्रीमती कलावती जी स्वतंत्रता सेनानी से विशेष रूप से कुछ बातें की थी। तो ये उनकी तीसरी यात्रा है। साथ ही साथ राजीव गांधी जी के दो बड़े फैसले से एक परिणाम अलग निकला, और वो था आपके फैसले से दो परिणाम निकले। एक तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में जो ताले लगे हुए थे उसको खुलवा दिया गया, और दूसरी जो है वो आपकी महिलाओं के मुस्लिम महिलाओं के जो आपका जीविका निर्वाह का भत्ता है उसके वाले मामले को हुआ। अगर वो को संसद में उन्होंने उलट दिया तो ये एक उनकी दूसरी विषय। कुछ उनके साथी जो हैं उन्होंने क्या से फिर बॉफोर्स मामले पर प्रश्न को उठाया, और बॉफोर्स मामले पर वीपी सिंह साहब ने इस्तीफा दे करके फिर अपने को अलग करके एक योजना बनाई, और उसके बाद वो चुनाव को हार गए। और श्रीलंका वाले मामले में भी एक ऐसा ही एक अंतर विरोध आया। उनका जो है तमिलनाडु के में जो लिटे हैं उसने क्या से उनका हत्या की, और उसके बाद वो केस चला और 24 लोगों को सजाएं मौत की हुई थी, जो कि बाद में मुकदमे में आगे भी कार्रवाई हुई। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि बोफोर्स मामले में राजीव गांधी को जिस तरह से नाम घसीटा गया, बाद में उसको कोर्ट ने बरी कर दिया, तो आपको लगता है कि एक राजनीति के शिकार हुए राजीव गांधी? निश्चित रूप से राजीव गांधी क्योंकि सक्रिय राजनीति में नहीं थे, वो पायलट के रूप में ही एकदम प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो वो कुछ लोगों की राय से चलते थे, और उस चलने में जो है वह 2 धड़े उस समय कांग्रेस में मेरे हिसाब से थे। तो जो एक प्रमुख धड़ा उनके साथ जो था उसने उनको सही एडवाइस नहीं किया, और बॉफेस वाले मामले पर जब प्रश्न उठने लगा तभी उनको क्या से स्पष्टीकरण दे करके और अविश्वास प्रस्ताव खुद ही विश्वास प्रस्ताव ला करके अपने आप को बचाना चाहिए था, जो नहीं किया। निश्चित रूप से वो बाद में बरी भी हुए बॉफेस कांड में, और वीपी सिंह साहब ने खुद ने ये माना कि ये गलती हमसे हो गई थी। तो ये एक कई बार राजनीति में ऐसे बहुत सारे खेल हो जाते हैं, और वो उसके परिणाम जो हैं बहुत बाद में निकलते हैं या बहुत बाद में जानकारियाँ आती हैं।